डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जो एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, उसमें मोस्टली या तो बायोलॉजिकल रोल पूछा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, या फिर कई बार जो हमारे एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स हैं उनका फंक्शन पूछ लिया जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो भी हमारे एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारा सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट है, इन सब के जो है फंक्शन हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेकर के चलूंगा पोटासियम। जैसा कि पोटासियम का जो सिंबल है भाई, वो हमारा क्या है के। ये किसी भी एनायन के साथ कंबाइन होकर के, जैसा कि एक यूनिवेलेंट आयन है, पोटासियम क्या है हमारा एक यूनिवेलेंट आयन है, या इसको मोनोवेलेंट भी बोल सकते हैं। यूनिवेलेंट का मतलब क्या है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881। अब यहाँ पर इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है हमारा के पॉजिटिव। तो मान लिया क्लोराइड आयन, उसके ऊपर Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव। तो इस प्रकार से मोस्टली जो है एग्जिस्ट करता है। तो जो पोटासियम है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, केवल एक स्पीसीज को छोड़ के, जो हमारी एल्गी की स्पीसीज है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, पोटासियम मिलेगा। बाकी की जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के अंदर आपको क्या मिलता है, पोटासियम मिलता है। तो क्या लिखूंगा मैं, एक्सेप्ट BgA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, it is essential for all elements. It is essential for all organisms. It is present in most cells. It is present in most of cells. क्लियर है? ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन हुआ है एक प्रकार से कि ब्लू ग्रीन को एल्गी को छोड़ करके बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, ये एसेंशियल है। अब मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स का क्राइटेरिया बता चुका हूं मैं आपको पहले से कि एसेंशियल एलिमेंट्स हम किनको बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। उसके बाद आते हैं हम फंक्शंस ऑफ पोटासियम कि जो पोटासियम है भाई वो क्या काम करता है या कैसा एक एलिमेंट है। तो फंक्शंस ऑफ पोटासियम के अंदर सबसे पहला जो फंक्शन है, जो इंट्रासेलुलर सेल्स होती है हमारी। इंट्रासेलुलर सेल क्या होती है, जैसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं हम। जैसे हमारी कोई सेल है, ये हमारी कोई एक प्रकार से लगा लीजिए आप ल्यूमेन है, इसके अंदर की साइड आपको क्या मिलते हैं, के पॉजिटिव। के पॉजिटिव ये क्या है हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मतलब सेल के अंदर इनसाइड मेम्ब्रेन जो होगा वो हमारा पोटासियम होगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज मेजर, इट इज ए मेजर कैटायन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये मेजर कैटायन होता है किसका, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। सेकंड रो, अब आपने पंप पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटासियम पंप। क्या बोलते हैं भाई, सोडियम पोटासियम पंप। सोडियम पोटासियम पंप के अंदर क्या होता है, जो मैसेज होते हैं वो एक नर्व से दूसरी नर्व के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इस लेक्चर के लिए जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सोडियम पोटासियम पंप अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी वालों को तो पहले ही पता होगा, नॉन मेडिकल वालों को भी अगर सोडियम पोटासियम पंप देखना है तो आई थिंक 8 या 10 मिनट की एक वीडियो, उसमें आपको अच्छे से इसका फंक्शन जो है समझ में आ जाए। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सोडियम पोटासियम पंप में ये जो नर्व मैसेज को ट्रांसफर करता है उसका ये मेन रोल प्ले करता है। तो क्या है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व फंक्शंस। जो हमारी नर्व्स काम करती हैं उसके अंदर जो मेन रोल है भाई वो किसका होता है, एक प्रकार से मेजर रोल जो होता है, इंपॉर्टेंट रोल वो हमारा पोटासियम का होता है। थर्ड, जो हमारी फंक्शनिंग ऑफ हार्ट है, ठीक है, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, पोटासियम का। तो क्या लिखेंगे, थर्ड, प्ले इंपॉर्टेंट रोल
इन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, इन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, तो अब आप पोटासियम के फंक्शन कैसे याद करें? पोटासियम के फंक्शन कोई रटने की चीज नहीं है, इसमें बस आपको 3 वर्ड याद करने हैं। जैसे मैंने भी इसको याद कर रखा है, कैसे याद कर रखा? मैंने 3 वर्ड याद कर रखे भाई, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, नर्व फंक्शन, फंक्शनिंग ऑफ ए हार्ट। तो आप आसानी से जो है भाई फंक्शन ऑफ पोटासियम लिख सकते हो, क्या क्या फंक्शन है। उसके बाद क्या जाता है हमारा, सेकंड आ जाता है सोडियम। जैसे कि जो पोटासियम है हमारा वो एक यूनिवैलेंट एलिमेंट है, सोडियम की भी अगर बात करें वो भी हमारा क्या है, यूनिवैलेंट है। मतलब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम 2 8 एंड 1। तो ये भी मान लिया NaCl है, ठीक है, NaBr है। इसी प्रकार से जो है यूनिवैलेंट आयन के साथ कंबाइन होकर के इस प्रकार के जो भी हमारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो पोटासियम है ये इनसाइड द ल्यूमेन है। अगर आउटसाइड बात करें तो बाहर की तरफ क्या है, Na पॉजिटिव। मतलब पोटासियम कैसा फ्लूइड था हमारा, इंट्रासेलुलर। तो सोडियम हमारा कैसा फ्लूइड हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब आउटसाइड सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो क्या लिखूंगा मैं सोडियम के अंदर, एज K पॉजिटिव इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो K पॉजिटिव हमारा वो क्या है भाई, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। Na पॉजिटिव इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर है? तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया, मेन क्या है सोडियम पोटासियम पंप के अंदर होता क्या है, जैसे जो कंसंट्रेशन इनकी चेंज होती है तो इनकी मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होती है। उस कंसंट्रेशन के बेसिस पर फिर उसका कंडक्शन स्टार्ट होता है मैसेज का, और वो आगे जो नर्व टू नर्व ऐसे कंडक्ट करता है। पहले बताया मैंने, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा सोडियम कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये कैसे है। फिर हम बात करते हैं इसका जो मेन रोल है वो भाई, एक तो मैंने आपको सोडियम पोटासियम पंप बता दिया, दूसरा जो नर्व फंक्शनिंग है उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोडियम। तो क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नर्व फंक्शनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई किसके लिए, नर्व फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अब कौन कौन से फंक्शंस है सोडियम के वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फंक्शन है सोडियम का, सोडियम का जो फर्स्ट फंक्शन है हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये किसके लिए रिक्वायर्ड है भाई, नर्व फंक्शनिंग के लिए। तो लिख देंगे इट इज रिक्वायर्ड फॉर नर्व फंक्शनिंग इन एनिमल्स। जो एनिमल्स के अंदर है नर्व फंक्शनिंग है उसके लिए ये जो है जरूरी है। ठीक है, सेकंड, ये एक मेजर कंपोनेंट होता है ब्लड प्लाज्मा का। इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं भाई, रीढ़धारी, या फिर जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, रीढ़धारी, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर ये जो बैग जैसे हमारे अंदर है, तो वर्टिब्रेट्स ब्लड प्लाज्मा। तो जो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा उसके अंदर भी ये मेजर कंपोनेंट है। थर्ड, इन एसोसिएशन विद क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन या ब्रैकेट में लिख देंगे हम Cl नेगेटिव आयन, इट कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, इट कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए बॉडी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को बॉडी को कंट्रोल करता है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक प्रकार से ऑस्मोटिक रेगुलेटर, हेंस एक्ट एज ए ऑस्मोटिक रेगुलेटर। इसका काम करता है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर को जो कंट्रोल करता है वो क्या होता है हमारा ऑस्मोटिक रेगुलेटर। ठीक है, फोर्थ जो फंक्शन है सोडियम पोटासियम दोनों का लिख देता हूं, बोथ
Na positive and K positive. Both Na positive and K positive are essential activating ions for specific enzyme activity. For specific enzyme activity, कि किसी भी एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए दोनों जरूरी होते हैं Na और K पॉजिटिव। अब एक्टिविटी से क्या मतलब है, एक प्रकार से फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, कि भाई कुछ सर्टेन एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके एक्टिवेशन के लिए हमारे कौन से आयंस की कंपल्सन होती है, Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव की। और लास्ट आ जाता है हमारा प्ले important role in excitable tissues। excitable tissues क्या है भाई, जो टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड ऐसे होते हैं, उसके अंदर भी इनका जो है भाई इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है। इसके बाद जो थर्ड एसेंशियल बल्क एलिमेंट हम लेंगे वो लेंगे हम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसके अंदर भी जैसे भी फंक्शन को याद करना है, सोडियम के फंक्शन को याद करना है, तो हमने इसके अंदर भी वही, जैसे वहां पर मैंने 3 वर्ड याद किए थे, यहाँ पर हम 5 वर्ड याद कर लेंगे। ठीक है, केवल 5 वर्ड याद करने से आपको जो है किसके फंक्शन याद हो जाएंगे भाई, सोडियम के फंक्शन याद हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे 5 वर्ड, एक तो हमारा नर्व हो गया, दूसरा हमारा ब्लड प्लाज्मा हो गया, थर्ड ऑस्मोटिक रेगुलेटर हो गया, फोर्थ स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिवेटिंग हो गया, और फिफ्थ एक्साइटेबल टिश्यू हो गया। तो ये 5 वर्ड याद करने से आपको जो है सोडियम के जो फंक्शन है वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में सबसे पहले हम बात करेंगे Ca2 पॉजिटिव। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 28, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम 2882। तो ये एक ऐसी स्पीशीज होती है भाई डाइवेलेंट, या इसको क्या बोल देते हैं हम बाइवेलेंट। ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं 2, तो इसलिए किसको मैग्नीज करता हमारा Ca2 पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम की अगर बात करें Mgb2 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। होता क्या है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारा 12 है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 282। तो ये आउटर में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसी स्पीशीज है डाइवेलेंट या बाइवेलेंट स्पीशीज। तो ये भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है हमारी Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में। तो चाहे कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों एग्जिस्ट करते हुए एज कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। मतलब जैसे कैल्शियम में मान लिया कार्बोनेट है तो CO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करें, और फॉस्फेट बनाता है तो PO4 नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है। तो क्या लिखेंगे, बोथ Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आर फाउंड एज कार्बोनेट, इसको में मिलते हैं वो कार्बोनेट की फॉर्म यानी CO3 नेगेटिव, एंड फॉस्फेट क्या होता है हमारा PO4 नेगेटिव। तो इन दो फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं इन स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ मैमल्स, इन स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ मैमल्स। About 99% of calcium-2 positive and 70% of Mg2 positive। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किसके अंदर मिलता है कि स्केलेटल स्ट्रक्चर की फॉर्म है। स्केलेटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है हमारा, अब जैसे आप सोचिए, आप जैसे अभी खड़े हो, सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर अगर स्केलेटल ना हो, स्केलेटल का मतलब है कंकाल या बोल सकते हैं हम हड्डियों का ढांचा। अगर हड्डियों का ढांचा ही नहीं होगा तो हम खड़े नहीं हो सकते। मतलब जो हमारा ढांचा बना हुआ है, स्केलेटल स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसके अंदर मेजरली कौन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। और किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बोनेट और
फास्फेट की फॉर्म में। अब इसमें कैल्शियम लगभग कितने परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है? 99%। और मैग्नीशियम हमारा कितने परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है? 70%। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ कैल्शियम टू पॉजिटिव कि जो कैल्शियम है भाई उसके जो मेजर फंक्शंस है वो हमारे क्या क्या होते हैं। तो जो पहला फंक्शन है भाई कैल्शियम का, एक एसेंशियल है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, या पहले लिख देता हूं, इट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है भाई। एंड यूज्ड इन, और कहां पर यूज होता है इसका? सबसे पहला यूज में कोई भी सेल वॉल है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम आयन मिलेगा। नंबर 2, जो हमारी हड्डियां बनती है भाई, जैसे आपने सुना होगा ना किसी की अगर हड्डियां कमजोर हो तो भी बोल देते हैं डॉक्टर के भाई आपके अंदर कैल्शियम लेवल कम है या कैल्शियम की कमी है। तो जो बोन्स है, हड्डियां है, उसके अंदर भी जो है कैल्शियम मिलेगा। थर्ड, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये जो एक प्रकार से मेन जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसका ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आता है हमारा, इट इज अबाउट 50% इन ह्यूमन ब्लड। ये लगभग जो अभी कितने परसेंट होता है? 50% होता है ह्यूमन ब्लड के अंदर इन आयनिक फॉर्म। याद रखेंगे भाई किस फॉर्म में होता है? आयनिक फॉर्म के अंदर। और बाकी का जो बच गया एंड रिमेनिंग इन कॉम्बिनेशन एंड रिमेनिंग इन ए कॉम्बिनेशन विद, एक आपने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ने के वर्ड पढ़ रखा होगा भाई जिसे हम बोलते हैं सीरम। तो आयनिक फॉर्म में मिलता है, जो आयनिक फॉर्म में होगा हमारा 50% ह्यूमन ब्लड में, और जो बाकी का है कॉम्बिनेशन में मिलता है किसके साथ है? सीरम के साथ। ठीक है, कॉम्बिनेशन विद सीरम प्रोटीन इन प्लाज्मा। ठीक है। तो अब हम एक टेबल करेंगे जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि किस मिनरल की फॉर्म में उसका फार्मूला क्या है, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो है और उसकी लोकेशन क्या है। तो क्या देखेंगे हमने? कैलकुलेशन एज स्ट्रक्चरल मटेरियल, ये जो है भाई किस किस के अंदर जो है स्ट्रक्चरल मटेरियल का काम करता है। तो मैंने बताया टेबल करेंगे हम। सबसे पहले मिनरल, उसके बाद उस मिनरल के लिए क्या फॉर्मूला हमारा, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो है, और उसके बाद उसकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम 3 मिनरल्स लेते हैं इसके अंदर मोस्टली। कैल्साइट, नंबर 2 आर्जिनाइट, और नंबर 3 हम लेते हैं इसके अंदर है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब इनका फार्मूला क्या होता है भाई? कैल्साइट और आर्जिनाइट दोनों का जो फार्मूला है वो क्या होता है? सेम। मतलब फार्मूला क्या होता है इसका? CaCO3, CaCO3, जिसको हम केमिकली क्या नाम देते हैं भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फार्मूला होता है CA5PO4 का थ्राइस OH। तो ये हमारा इसका फार्मूला होगा। अब किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है? जो कैल्साइट है वो मिलता है बर्ड्स के अंदर। ठीक है। फिर आर्जिनाइट की फॉर्म में मिलता है भाई मोलस्क के अंदर। ठीक है। और हाइड्रोक्सी एपेटाइट की फॉर्म में मिलता है भाई वर्टिब्रेट मैमल्स के अंदर, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए मैमल्स क्या होते हैं हमारे? स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। लोकेशन कहाँ कहाँ मिलता है भाई? बर्ड्स के अंदर जो एग शेल होती है, एग शेल समझते हो ना आप? जैसे जो अंडा आपने देखा है भाई, जो अंडे की जो आउटर कवरिंग होती है उसके अंदर ये कार्बोनेट की फॉर्म में होता है। ठीक। उसके बाद सेकंड भाई शेल्स, जो
मोलस्क के अंदर जो अलग अलग शेल्स होती हैं वो भी किससे बनती हैं? आर्चिनाइड से। और लास्ट वाला भी जो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मेन फंक्शन इसका मैंने बताया भी था, बोन्स के अंदर जो इसकी लोकेशन है वो मेन होती है और किस फॉर्म में होता है? ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट की फॉर्म। ठीक है, उसके बाद थर्ड फंक्शन ले लेते हैं हम। फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड। इट प्ले important role in muscle contraction and stabilization of enzymes। तो मेन फंक्शन इसका क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी इसका मेन रोल है और एंजाइम्स को भी स्टेबलाइज करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है भाई? जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप जिम वगैरह में जाते हो या डंबल वगैरह लगाते हो तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। अगर मैं छोड़ दूं इसको मसल रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर कौन सा आयन इन्वॉल्व होता है? हमारा कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होता है। और ज्यादातर जो एंजाइम्स है उनको स्टेबलाइजेशन जो है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में होती है। फोर्थ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है भाई, आपने कई बार देखा हुआ, जैसे आपको चोट लग जाती है तो थोड़ी देर के बाद जो ब्लड फ्लो करना बंद हो जाता है और यहाँ पे जैसे भी रेडिश साइज कम बन जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोट बोलते हैं। तो इसका मेन रोल है, इट इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग। और किसके अंदर इन्वॉल्व होता है भाई? ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? लेकिन कैल्शियम का ऐसा मतलब नहीं है कि भाई केवल फायदा ही फायदा है, इसका एक नुकसान भी है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? हार्म, यानी कि नुकसान। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की अमाउंट कम हो जाती है तो इससे एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं टिटेनी। और अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। तो क्या लिखेंगे? इफ द लेवल ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन इन ब्लड decreases it leads to a disease called टिटेनी। क्या बोलते हैं उसको? टिटेनी। एंड और अगर एक्सेस हो जाए कैल्शियम, एक्सेस का मतलब अधिकता हो जाए, एक्सेस को क्या बोलते हैं भाई? कैल्सिफिकेशन। तो भाई ऐसा नहीं है कि एसेंशियल एलिमेंट है तो उसकी ज्यादा अमाउंट हो जाएगी तो और गुणकारी होगा और फायदेमंद होगा, नहीं। अगर एक्सेस हो जाती है उसको कैल्सिफिकेशन बोल देते हैं और अगर डेफिशिएंसी हो जाती है उसको टिटेनी बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा जो बचता है हमारा वो मैग्नीशियम और फॉस्फेट। ये दोनों जो है हमारे, अकेला कैल्शियम इससे ज्यादा फंक्शनेबल है, इसके फंक्शन ज्यादा है। दूसरी तरफ जो मैग्नीशियम है या फॉस्फेट है उनके फंक्शन इतने ज्यादा है नहीं और बस 2 मिनट में हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या जाता है हमारा? Mg2 पॉजिटिव। वैसे तो वही मैग्नीशियम भी जो है ये ज्यादातर जो पाया जाता है वो रेड सेल्स के अंदर मिलता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? Mg2 पॉजिटिव इज फाउंड इन रेड सेल्स। इसके अंदर मिलता है रेड सेल्स के अंदर। देन प्लाज्मा, मतलब कैल्शियम आयन तो किसके अंदर था? प्लाज्मा के अंदर था, लेकिन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन किसके अंदर है भाई? रेड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और भाई जो मैग्नीशियम है ये मसल सेल्स के अंदर मिलता है। इन मसल्स इट इज रिलेटिवली मोर, मतलब जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर इसकी अमाउंट ज्यादा होती है। ठीक है, आल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। आपने पढ़ा भी होगा भाई जो क्लोरोफिल होता है
उसके अंदर कौन सी मेटल इन्वॉल्व होती है हमारी, मैग्नीशियम। उसके बाद आ जाता है हमारा फंक्शन, ठीक है। इसका भी जो फर्स्ट फंक्शन है वो कैसे याद करेंगे भाई, इसका इंपॉर्टेंट रोल है एक्टिवेटिंग आयंस इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्टिवेटिंग आयंस in many enzymatic reactions, in many enzymatic reactions। बहुत सारी जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है किसकी प्रेजेंस से होती है भाई, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस से होती है, ठीक है। सेकंड, इट हैज ए इलेक्ट्रोकेमिकल फंक्शन, इट हैज ए इलेक्ट्रोकेमिकल फंक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल फंक्शन क्या होता है भाई, certain type of ions which are involved in the redox reaction। जैसे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होती है, किसी का रिडक्शन हो रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके अंदर जो इन्वॉल्व है वो हमारा मैग्नीशियम आयन होता है। थर्ड, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वर्जन ऑफ Mg2 पॉजिटिव इनटू ATP। ATP क्या होता है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी स्टोर होती है भाई वो हमारी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये जो कन्वर्जन होता है भाई उसमें मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स जो है कन्वर्जन जाता है किसके अंदर है, ATP के अंदर। उसके बाद क्या जाता है हमारा फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है हमारा, PO4 3 नेगेटिव। फॉस्फेट जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है, तो इंपॉर्टेंट फॉस्फेट कंपाउंड्स आर कौन कौन से है हमारे, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो ये जो कंपोनेंट्स है हमारे कौन कौन से, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमारे 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, शुगर, पेंटोज, शुगर की टाइप होती है इसमें पेंटोज। सेकंड, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड होती है हमारी बेस पेयर, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। तो इनके अंदर जो लिंकेज होती है इनके आपस में वो फॉस्फेट के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई बॉडी के अंदर वो कौन कौन से, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद हम देखेंगे इसके फंक्शंस। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये इन्वॉल्व होता है भाई जो हमारे बॉडी के कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, उनके मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, इट इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर 1 ले देता हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 प्रोटीन्स और नंबर 4 वाइटामिन्स। तो जो इनका जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर हमारा फॉस्फेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स। जो हड्डियां है उसके अंदर भी जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो हमारा फॉस्फेट होता है, क्लियर है। और क्या क्या फंक्शन है भाई, इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट इट फंक्शंस इन रेगुलेशन ऑफ पीएच। किसको कंट्रोल करता है भाई, ये पीएच को मेंटेन करता है, बॉडी पीएच को। फोर्थ,
formation of bonds depends upon the relative amount of calcium and phosphorus. Relative amount of calcium and phosphorus in addition to vitamin D. ठीक है, ये जो हड्डियां मजबूत होती हैं उसकी जो रिलेटिव अमाउंट कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, किसके साथ में जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है विटामिन डी भी इसके लिए कंपलसरी होता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने फंक्शंस पढ़े एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंक्शन पढ़ेंगे जो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं, जो एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। थैंक यू।